भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। महाकरुणाइक महासागर, करुणा के महासागर, जम्बू द्वीप के सपूत महामानव तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। ग्रेट अशोक किंग ऑफ जम्बू द्वीप, उनको नमन करते हैं। संत महापुरुषों को नमन करते हैं। दादा साहेब ज्योतिराव फूले, दादी साहेब सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा, उनको नमन करते हैं। संत महापुरखे, संत नंदनार चौखा मेला, संत रविदास, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु नामदेव, सभी को नमन करते हैं। संत गाड़गे को नमन करते हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ग्रेटेस्ट इंडियन वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी, विश्व रत्न, भारत रत्न, इकोनॉमिस्ट, so many names, only the one personality, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनको नमन करते हैं। और बाबा साहब के मार्ग ते उस लाइन ते चलदे करने पंजाब दा सपूत मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी, उन्होंने नमन करते हैं, जिन्होंने मैनू बाबा साहब का रास्ता दिखाया ते बाबा साहब ने मैनू महामानव तथागत बुद्ध का रास्ता दिखाया ते मान्यवर कांशी राम जी ने बाबे हमको पंजाब वाले लोगों को दिखाए, जिनका नाम है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैंने कभी स्कूल कॉलेज में कभी नहीं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन मान्यवर कांशी राम जी ने ऐसा बताया कि जिंदगी सफल हो गई। आप सभी को PNW की तरफ से, जिन्होंने जे बाबा साहब की 135 जयंती अरेंज करी है, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रबुद्धपाद। और लामा जी को मैं सामने बैठे हुए हैं, उनको स्पेशल नमो बुद्धाय 3 बार अपना सिर झुका के मैं नमो बुद्धाय कहती हूँ, क्योंकि महामानव तथागत बुद्ध को जानना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब हमें इसी दलदल में से अगर निकाल के गए हैं, जितनी एजुकेशन बाबा साहब की है आज भी हम देखें तो इतनी मुझे किसी की नजर नहीं आती मेरे हिसाब से। अगर किसी को पता है तो मुझे भी बताना। तो वो महापुरखा मान्यवर जो साहब बाबा साहब जी हैं, जो हमें मान्यवर साहब ने बताया, अगर वो हमें अपनी जिंदगी के इतने साल लगाकर रिसर्च कर एनालिसिस ऑफ कास्ट को कैसे डिलीट करना, कैसे अबॉलिश करना, तो हमें एक दम दे के गए हैं, तो हम लोग क्यों डरते हैं दम से? हमको दम से डरना नहीं चाहिए कभी। इसलिए आज के जमाने में ये जो पॉपुलेशन न्यू जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, मेरी नजर से मैं उनको मानती हूँ पढ़ी लिखी है। पंजाब से लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में से तो मुझे लगता है बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। और बाबा साहब की एक जो मुझे अच्छी बात सबसे ज्यादा लगी है कि बाबा साहब हमें जोड़ते हैं। बाबा साहब ने जोड़ा, क्या कल्चर, क्या लैंग्वेज, क्या पहरावा, क्या खाते हैं, कुछ नहीं लेना देना इन बात से, लेकिन बाबा साहब ने हमें ऐसे जोड़ा है ग्लू की तरह, फ्रेटर्निटी।
इक्वालिटी के लिए तो वो लड़ते रहे, और फ्रीडम हमें चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। फ्रेटर्निटी को भाईचारा कहते हैं, जैसे हम ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो हमको इक्वालिटी ही नहीं है, इंसान को इंसान। और महामानव तथागत बुद्ध कहते हैं कि मानव मानव से प्यार करे, है ना, मानव मानव एक समान। तो बाबा साहब जो इतनी रिसर्च करके हम भारतीय लोगों को, हमारे समाज को वैसे देकर गए हैं, बुद्धा एंड धम्मा, तो वो कहाँ गलती रह गई है, कि कौन सी ऐसी बात है जो समाज को आज भी समझ नहीं आ रही, और धम से इतना करते हैं लेकिन अम्बेडकर ही कहलाते हैं अपने आप को। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं चिंतित भी हूं और समझने की कोशिश भी कर रही हूं कि बुद्धा एंड धम्मा से डर क्यों है। अगर डर है तो जितने भी लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कहलाते हैं, वो ये बात मत करिए कि हमें इक्वली समझा जाता। इक्वालिटी की बात करनी है तो बुद्धा एंड धम्मा से ही निकलेगी। ये रिसर्च है बाबा साहब की। अदरवाइज जितने रिलीजनों में फंसे रहेंगे उनमें ब्लाइंड फेथ तो आएगा। ब्लाइंड फेथ आएगा तो फिर इक्वालिटी की बात नहीं होगी, क्योंकि हर रिलीजन में एक हर तरह की अपने कुछ उनके राइट्स हैं, तो हमको वो मानने पड़ेंगे। क्योंकि अब बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, उसकी डिग्रियां कितनी है, कहाँ से एजुकेशन ली, कितने स्कॉलरशिप, कहाँ से स्टडी करी, ये हम बात 1993 में कनाडा में करते थे। आप हर किसी को बताना पड़ता था कि बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में महू की धरती में सोनी में श्रावणी थी, वो महू की, वो बॉर्डर में महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया पड़ता है ना, तब के ब्रिटिश रूल में वो श्रावणी थी। तो और बाबा साहब के पिताजी सतपाल राम जी वो मिलिट्री में थे, तो इसलिए माता भीमाबाई जी हमारी मदर थी, उनके वो 14th रतन थे, और 14 रतन ने पूरा जो संसार है उसको कहते हैं रोशन कर दिया। और 21st सेंचुरी में भी हम वही सोच रहे हैं बात अभी भी, कि हमको वो ब्लाइंड फेथ में फंसे रहना, कीचड़ में फंसे रहना। अरे कीचड़ से निकलिए, एक कमल का फूल जो हमें हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने दिया है ना, तो हमको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, इसके मार्ग पे चलना चाहिए। बाबा साहब के एक वर्ड हैं, आप लोग सारे जानते हैं, मैं उसके ऊपर 1 मिनट के लिए बात करूंगी। बाबा साहब के फाइनल वर्ड्स थे जो ना, वो कहते हैं कि व्हाटएवर आई हैव डन, मैंने जो भी किया, मतलब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, व्हाटएवर आई हैव डन आई हैव बीन एबल टू डू आफ्टर पासिंग थ्रू क्रशिंग मिजरीज। कितने दुखों में, कितनी प्रॉब्लम्स, कितने मैंने कष्ट झेले हैं, वो सारे क्रॉस करके मैं 1956 के पहले की बात है, 1956 तक ही लगाओ, कि बहुत जिंदगी में दुख देखे हैं और मैं जहां पहुंचा हूं, तो ये जो मेरा कारवा है, मैं बड़े दुख झेल के इस कारवे को जहां तक लेके आया हूं, आप लोगों को राइट देने के लिए, औरतों को इक्वालिटी, बराबर एजुकेशन, वोट का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार ना, वो देने के लिए। और अगर मेरे समाज के मेरे पैरोकार आप बनना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं आपका हूं, बाबा साहब क्वेश्चन करते हैं, तो इस कारवा को अगर आगे नहीं ना लेके जा सकते तो पीछे मत जाने देना। तो ये हमारी पर्सनल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर हम आगे लेके ना जाएं तो पीछे भी मत जाने देना। तो ये आप जितने लोग बैठे हैं ना इधर, और जितने भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको ये फाइनल वर्ड्स मेरे हो सकते हैं, बाबा साहब के वो वर्ड्स थे, लेकिन मेरे फाइनल वर्ड्स हैं कि बाबा साहब, हम आपके बच्चे, आप जितना काम तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके कारवा को पीछे नहीं जाने दे सकते, आगे जितने जोगे हैं सब बढ़ा रहे हैं। वो अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्पेन से, अरब कंट्री से, जितनी भी मिडल ईस्ट हैं, कनाडा से, जर्मनी से, जितने भी, हंगरी के, तो वहां के लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, तो देखो वहां स्कूल खड़ा कर दिया, स्टैचू लगा है। तो इन देशों के मैं इसलिए बात करने जा रही हूं कि कम से कम 13 और 14 जो मुझे याद है, मैं बता भी सकती हूँ अभी, लेकिन मुझे पता, आप लोगों को पता है, मुझे उनको बतानी है वो बात जिनको पता ही नहीं है।
कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बस्ट कप लगा, कनाडा की 2 यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में बस्ट कप लगा, एक 2004 में लगा, एक 2015 में लगा, और कोलंबिया में 1994 में लगा। मुझे भी, हमें भी कनाडा में डॉक्टर अम्बेडकर फेडरेशन सोसाइटी इंग्लैंड वाली चानन चाल जी उन्होंने दिया था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने पीएचडी करी इतनी, उसके बाद डॉक्टरेट की उनको वहां से मिली डिग्री, तो वहां लगा। उसके बाद जो नए बच्चे आप जैसे तन्मय जैसे आप जैसे जितने भी भाई बहन हैं, जितने बच्चे आए हैं, वो पीछे जाने नहीं दिया उन्होंने कारवा। तो उसमें से वो देखिए मैसेच्यूसेट्स में भी वहां महेश मार्शल सभी लोग रहते हैं, आना वाले, एम वाले, एस वाले, एआईसी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, उन्होंने वो, और ब्रांडीज यूनिवर्सिटी में भी, और बाकी यूनिवर्सिटियों में बुक्स रखा है, लिटरेचर। हमारे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में 2004 में बाबा साहब का हमने बस्ट लगाया था। 1995 में तब मेरी बेटी मतलब 1 साल 1.5 साल की थी, बेटा 2-3 महीने का था। तो 1995 में, अभी उस समय में आई थी थोड़ी समय पहले, और लिटरेचर रखा था बाबा साहब का। और बाबा साहब का एक जो आप लोग जानते होंगे, पुराने जो हैं, जब नाम सुना होगा, इंग्लैंड में डॉक्टर अम्बेडकर सोसाइटी का वो प्रेसिडेंट था, गोरा किरण ग्रिफ्ट, अब नहीं है दुनिया में। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बाबा साहब की, अनटचेबल। तो वो एक साइड पे हाफ एन आवर की थी, एक साइड पे गांधी का रोल करता था और दूसरी साइड पे बाबा साहब का रोल करता था। इतना अच्छा उसने वो रोल निभाया। वो हमारे वो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में 1995 में दिखाया। वो डॉक्यूमेंट्री लंदन बीबीसी के अंडर रही है, बाहर ही नहीं आने दी। इंदिरा गांधी का राज था, तो उसने बोला था सिर्फ मेरे फादर की, नेहरू की तुमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है। लेकिन ये जो स्टैचू की बात मैं करने जा रही हूँ कि बाबा साहब के स्टैचू होने क्यों जरूरी है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था मुझे मेरे स्टैचू में मत देखना, मेरी किताबों में ढूंढना। मैं कहती हूँ अरे किताबों, आज का तो जमाना बदल गया। आज के जमाने में तो लिटरेचर को वो सारा जिनके हाथ में पावर है वो तो चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन स्टैचू का मैंने जो मीनिंग देखा है, वो किरण ग्रिफ्थ ने उस समय स्टैचू जब बाबा साहब का देखा, नेहरू को देखने रिसर्च करने गया था, तो उसने बोला कि ये स्टैचू किसका। तो किसी ने बोला जी डॉक्टर अम्बेडकर है, इसको रहने दो। कहता नहीं, ये मुझे जगह जगह दिखता, लेकिन ये है क्यों स्टैचू इधर, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। तो उस समय में वो गांधी का कहना मान के तो वापस आ गया। उसके फादर की डॉक्यूमेंट्री बनाई ना बनाई आज तक हमने नहीं देखी, लेकिन बाबा साहब की रिसर्च करने वो फिर गया, वो गोरा कहने के इसको मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसने बाबा साहब के ऊपर रिसर्च करी और डॉक्यूमेंट्री बना के एक बार चैलेंज कर दिया कि वाकई अम्बेडकर क्या है, गांधी क्या है। और उसके बाद हमने, हमारी कनाडा की सिटी हॉल है, इसी जो एसएफयू हमारी यूनिवर्सिटी है उसी सिटी में पड़ता है, वो 1वीं सिटी हॉल। 2005 में हमने पोर्ट्रेट दिया था बाबा साहब का, और 2006 में उन्होंने उस काउंसिल रूम में लगाया जहां वो पूरे काउंसिल के मेंबर जो होते हैं जितने भी और मेयर वो डिसीजन लेते हैं। तो मैंने कहा कि इसको कहीं बड़ी जगह इसमें, वो कहते नहीं नहीं नहीं। तो जो 1वीं का मेयर था डेरिक कोरिगन, उसने कहा कि जितना मैंने पढ़ा है आप लोगों ने जब से पोर्ट्रेट दिया बाबा साहब को, अम्बेडकर को, तब से मैंने सोचा कि इसका फोटो हम वहीं लगाए जहां हम बैठ के सिटी के लिए डिसीजन लेते हैं, ताकि कम से कम बाबा साहब का फोटो देखें और हमें ऐसा हो कि हम कोई गलत काम ना कर जाए। या उसके वर्ड है, मेरे नहीं है। और उसने उस दिन जिस दिन पोर्ट्रेट दिया हमने, वहां उन्होंने लगाया। इतनी अच्छी रिसर्च करके बाबा साहब के ऊपर बोला कि मेरे समाज का आदमी आज तक मैंने वैसा बोलता नहीं देखा। ये है गोरे लोगों की रिसर्च। और बाबा साहब एक जो सिंबल ऑफ नॉलेज है ना, इसको सिंबल ऑफ नॉलेज को नॉलेज वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से हूं कि नॉलेज के बिना समझ रही हूं। मतलब नॉलेज तो मैं तो पीएचडी लोगों को नॉलेज मानती हूँ, मैं तो सिंपल ग्रेजुएट लड़की हूँ। और मान्यवर कांशीराम ने ऐसा समझा दिया बाबा साहब कि बाबा साहब के बिना हमें कुछ नजर ही नहीं आता। हम इतने लोग हैं फिर भी हमारी पावर नहीं। इसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। बुद्धा कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसका मार्ग है। तो हम मार्ग को समझते हुए भी मार्ग के ऊपर क्यों नहीं चल रहे? तो लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई देती हूं इसी बात पर कि कभी मत डरिए, कभी मत घबराइए। आप कहीं अकेले भी खड़े हो जाए ना,
बाबा साहब एक वो सूरज है, जैसे सूरज और चंद्र की प्रकाश महामानव तथागत बुद्ध की पूरी धरती के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर है, ऐसे ही जे वो उस कुदरत का, उस नेचर का बनाया हुआ जे बच्चा भी है, जिसकी रोशनी जब तक धरती है तब तक रहेगी, कोई नाम ले या ना ले, वो खुद ही इतना काम कर गए हैं। तो इसलिए जितना को मैंने बोलना था, आप लोगों के बीच में से मैं कुछ भी नहीं हूं। आई नो वेरी वेल यू आर द वेरी हाईली क्वालिफाइड, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पंजाब का सिस्टम तुम लोग भी जानते हो, वहां के स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वही हमारी पंजाबी से शुरू हुई है, उड़ा एड़ाई सहा। तो इंग्लिश का 6th ग्रेड में, तो वो भी कौन सी एक क्लास टूटी फूटी इंग्लिश। शुक्र है हमारे जैसे लोग बाहर आ गए और इंग्लिश को जानने लगे। लेकिन अब भी जब भी मैं बात करती हूँ ना किसी से फेसबुक पे या जैसे भी, मैं पंजाब वाले लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि अरे मेरे पंजाब के भाई बहनों, बाकी सबको छोड़ो, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ अगर तरक्की करनी है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है अगर संसार में चलना है। दूसरी अपनी मदर लैंग्वेज भी रखो, लेकिन इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। अब जितने भी रूलर हैं ना भारत में रूल कर रहे हैं, उन सब के बच्चे देखो फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी ठूठा पकड़ के उन्होंने फड़ा दिया कि तुमको खीर मिलेगी, दलिया मिलेगा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो हमारी दरिद्रता का कारण वो आज भी वो वहीं ले आए हैं जिसको हम लोगों ने उठाना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनती है? अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। मेरा इतना कहना है कि प्लीज कभी इस कारवा को पीछे मत जाने देना, और जाएगा भी नहीं। आप लोगों की वजह से, आप मेरी फैमिली मेंबर हैं, मैं आपकी फैमिली हूं, क्योंकि वैनकूवर से सियाटल दूर नहीं है। लेकिन जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, किसी भी एरिया से हो, पुणे से, मुंबई से, नागपुर से, मैं याद करती हूँ बाबा साहब की बदौलत, भैया राजू कामले को, उनकी वजह से मुझे सबको मिलने का मौका मिला। और ऐसा लेजेंड वो ह्यूमन बीइंग राजू कामले जी, कि उनके अंदर भी ऐसे ही भरा हुआ था कि रुकना नहीं है, झुकना भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब का कारवा बस चलते ही रहना चाहिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो मुझे नंबर देते थे भाई बहनों को, मैं उनको देती थी पंजाबियों को, और इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। उनकी वजह से मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो एंड पे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का 11 अप्रैल का जन्मदिन होता है, जयंती, और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल का है, और 1 अप्रैल को बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना करी थी। 20 अप्रैल को हमारे बहुत बड़े पोइट हुए पंजाब के, उन्होंने अपने समाज के ऊपर ही लिखा है सारा, संत रामदासी, उसका भी जन्मदिन आता है। और इसी मंथ में अप्रैल में विशाख शुरू हो जाता है, विशाख पूर्णिमा भी आती है। तो मैं इसको नाम देती हूँ कि जे मेरे महापुरुषों का मां है। The month of April is under the name of my ancestors. The name of under बाबा साहब ज्योतिराव फूले, महामानव तथागत बुद्ध, एंड इक्वालिटी मंथ है। ये इक्वालिटी डे बाबा साहब के नाम हुए, मैं इसको इक्वालिटी का मंथ, मेरे और किसी से कुछ लेना देना नहीं, और किसका जन्म आता है इनमें किसका नहीं आता। मेरे महापुरुषों का जन्मदिन अगर अप्रैल में आता है, तो अप्रैल का मंथ आपके लिए ये जोश भरने वाला होना चाहिए। तो इसका इस मंथ को याद करके ना जोश भर लो। और ये हमारी जो माई है, अब मैं देखती हूँ आज के जमाने में कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे और फादर जी उनके मिलिट्री में थे, और हो सकता कहीं राइटिंग में भी कुछ लोग ना लिख भी देते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हमारी माता ने मतलब इतना बड़ा, जिसका पति इतनी डिग्री करके इतना बड़ा स्कॉलर बन गया। हाँ, पैसे की तंगी जब बाबा साहब पहले पढ़ने गए तो थी, लेकिन कुछ बातें मुझे लगती है कि ऐसा भी नहीं था। कम से कम माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव किया है। लेकिन एक औरत जो होती है ना, वो डरती है जब कोई उसको धमकी दे दे कि तुम्हारा पति ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
तो इसलिए मुझे लगता है कभी कभी कि माता जी इतने दुखों को झेलते हुए वो अपनी बहुत छोटी उम्र में, आज की लड़कियां तो 35 साल की उम्र में शादी करती हैं और माता जी तो 35, 36, 37 साल की उम्र में चले गए। और हमारे बाप के, हमारे फादर साहब का कुर्बानी के बिना और कौन बड़ा कुर्बानी किसके बच्चों की हो सकती है? मैं क्यों मानूं, हो या ना हो, जितनी कुर्बानी हमारे बाबा साहब ने दी है अपने बच्चों की, उनकी तो बात ही नहीं कोई करता। अरे 4 बच्चे तो उन्होंने भी गवा दिए हैं ना, तो वो कुर्बानी है असली, कि सब कुछ जानते हुए कुर्बानी की है। और माता जी कहती थी कि अगर मैं जा रही हूँ बाबा साहब जी, तो ये जो आपके करोड़ों लोग हैं इनके लिए कुछ करके जाना। तो बाबा साहब करके गए। काश ए कुदरत, ए मदर ऑफ नेचर, अगर बाबा साहब थोड़ा समा और रह जाते ना, जो उनका सपना है ना कि मुझे भारत को बुद्धमय बनाना है, तो वो भारत को उसी समय में बुद्धमय बना जाते। लेकिन उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा की वजह से, और जो लोगों को दम दिया है उनकी वजह से उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा बुद्धमय बनाया है। वो हमारी ड्यूटी है उसको बुद्धमय बनाना। ये आप सोच के चलो, आप लोग दीक्षित होंगे तो आपको पता चलेगा कि पंचशील का कैसे हमने उसको फॉलो कैसे करना है। आप अकेले सिर्फ नाम लिख के अम्बेडकर ही मत बनना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। महाराष्ट्र के लोगों से तो स्पेशल, क्योंकि पंजाब के लोग तो समझते नहीं, वो तो किसी और बड़े झमेले में फंसे हुए हैं, और मैं बहुत ज्यादा उनमें से आस भी नहीं रखती, इसीलिए तुम लोगों से जुड़ी हुई, क्योंकि मुझे दम से प्यार है। दम से जात पात का एनालिसिस ऑफ कास्ट मैं क्यों रखती हूँ, ऑलवेज मान्यवर कांशी राम ऑलवेज किताब रखते थे। एनालिसिस ऑफ कास्ट एक लेक्चर था, लेकिन यही है जो अबॉलिशन की, ये मतलब अबॉलिश जो कास्ट का जो कास्टिज्म है वो इसको अबॉलिश करेगा। ये लेक्चर हर एक को पढ़ना चाहिए। और जैसे राष्ट्रपिता, वो ये किताब किसी ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना, स्लेवरी कि हुई कैसे है, क्या है स्लेवरी, किसने दी, तो हमको उसको उधेड़ के फेंक देना है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई कहता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, तो हम कहते हैं कि हमने घृणा भी नहीं करनी, लेकिन आप हमसे दूर रहिए क्योंकि हमें बेटा होती। बस ये मुझे इनके वर्ड कहने हैं कि हमें बेटा होती है उन लोगों से जो हमें ह्यूमन बीइंग की जगह पे कहते हैं कि घृणा होती है। लड़िए मत किसी से, दम के ऊपर काम करिए। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब को मानते हैं तो दम को जरूर पकड़िए। थैंक यू वेरी मच सारे मेरे भाई बहनों को। मेरी सिस्टर जिन्होंने गाया, यही बाबा साहब की थी कि औरतों को पढ़ना चाहिए, औरतों को इक्वालिटी बराबरता का काम करना चाहिए, रल के आप लोग करते हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। नमो तस् भगवतो